Hello students, welcome back to Prapon. 50 cities on modern India. We are doing social religious reform movements. We have done ब्रह्मो समाज, आर्य समाज हम कर चुके हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में जान चुके हैं. आज जानते हैं अबाउट रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. इनको प्रिपेयर करना आसान है, इनके क्वेश्चंस करना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता. तो चलिए आज देख लेते हैं इस टॉपिक को. ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त इन कैलकाटा इन 1863. 1860 का भारत रिवोल्ट हो के चुका है और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ चुका है, जिसमें कुछ भारतीयों को MP बनने की परमिशन दे दी गई है. मतलब थोड़ी थोड़ी प्रगति होती जा रही है पॉलिटिकल सिस्टम में. उधर बहुत सारी संस्थाएं भी काम करने लगी हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए भी काम हो रहा है. 1860s में दादा भाई नौरोजी वहाँ पर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन चला रहे हैं, भारतीयों की बात को आगे रख रहे हैं. तभी यहाँ पर उन दिनों एक जब ये हालात हैं तो जन्म होता है स्वामी दयानंद सरस्वती का. उधर जहाँ तक संस्थाओं की बात है, ब्रह्मो समाज के जो आइडियल्स हैं वो बड़े स्तर पे चल रहे हैं, जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं. मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज वॉज कैरिड ऑन बाई देवेंद्र नाथ टैगोर. 1839 से 43 तक वो इसको आ जाते हैं, फिर कैरी ऑन करते हैं. और 1860s में यहाँ पर फिर काम बड़े स्तर पे किया है केशव चंद्र सेन ने. तो केसी सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं विवेकानंद अपने यूथ डेज में. ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली ही वॉज फ्रॉम ए वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, तो ही हैड टू गो फॉर एजुकेशन. वैसे उनका माइंड बचपन से ही कंटम्पलेटिव है, वो मेडिटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ माइंड के हुआ करते हैं, उन्हीं में उनका मन लगता है. और एजुकेशन होती है, कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज में उनकी एजुकेशन होती है. एजुकेशन के दौरान ही उनके बहुत सारे प्रश्न हुआ करते हैं, हम लोगों को पता ही है. बहुत पढ़ने में जीनियस थे, मेमोरी वगैरह बहुत शार्प हुआ करती है. लाइब्रेरी से किताबें लेते थे, अगले दिन वापस कर दिया करते थे. उनकी बायोग्राफी में लिखा है, और लाइब्रेरियन ने पूछा अभी कल ले गए थे 3-4 किताबें वापस कर रहे हैं, तो ही कुड रीड द पेजेस आउट, बता देते थे. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में हैं. उधर अपने प्रोफेसर से पता लगता है, जो उनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है. ही केम टू नो अबाउट रामकृष्ण परमहंस. एक तरफ उनका विचार ब्रह्मो समाज से प्रभावित होता है, जहाँ किसी भी मूर्ति पूजा की बात हो नहीं सकती है, कोई प्रीस्ट होता नहीं है. उसका उल्टा है स्वामी रामकृष्ण परमहंस. तो वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं. रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ही वॉज अ प्रीस्ट एट काली टेम्पल दक्षिणेश्वर कलकत्ता. कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली टेम्पल के पुजारी हैं, पुरोहित हैं रामकृष्ण परमहंस. इनके पास पहुंचते हैं और जैसे उनकी हम क्वेश्चनिंग मोड में हमेशा रहते थे, पूछते हैं हैव यू सीन द गॉड? तो रामकृष्ण आंसर देते हैं यस आई हैव सीन. जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे ही गॉड को मैंने देखा है. जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उनसे बात भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं. कहा गया कि 6 साल तक, 6 ईयर तक उन्होंने परखा है रामकृष्ण परमहंस को. उसके बाद उनके वो डिसाइपल बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं. कई परीक्षाएं ली हैं अपने गुरु की, तब उन्हें गुरु माना है. इसलिए कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक कोशिश करता रहा, और इसलिए मुझे एक एक इंच का पता है कैसे कैसे मैं गुरु तक पहुंचा हूँ. मतलब कड़े परिश्रम के बाद वो गुरु पा पाते हैं. उधर 1884 में उनके फादर की डेथ हो जाती है. कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं, हालत बहुत बिगड़ जाते हैं. तो वो रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि कैन यू प्रे टू गॉडेस कि मेरी कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए, मेरी फैमिली की. तो वो कहते हैं वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, आप खुद कर सकते हैं, प्रार्थना करिए, शी विल लिसन टू यू. वो जाते हैं, बात करते हैं, 1-2 बार जाते हैं. कहा गया 3री बार जब वो पहुंचते हैं तो उनको अवेकनिंग होती है, उनके थॉट बदल जाते हैं और कहते हैं मैं किस छोटी चीज़ के लिए
गॉडेस से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे उद्देश्य तो काफ़ी बड़े हैं। यहीं से उनकी अवेकनिंग हो जाती है। 1886 में डेथ हो जाती है रामकृष्ण परमहंस की। उसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस का जो उद्देश्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगते हैं। पूरे भारत में ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं। इसी दौरान वो भारत की असली स्थिति को देखते हैं। गरीबी है, पॉवर्टी कंडीशंस है, डेस्टिट्यूशन है, चारों तरफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सही आप मतलब अपनी आंखों से देखते हैं और ग्रेजुअली उनके अंदर एक रिफॉर्म ओरिएंटेशन आता जा रहा है। समझ जाते हैं कि जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। रिफॉर्म माइंडेड होते जा रहे हैं। इन कंडीशंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वो समझने लगते हैं। यहीं पर यात्राओं के दौरान ही केम टू नो दैट पश्चिम के भौतिकवाद से वो प्रभावित थे। पश्चिम की तरक्की के बारे में वो जानते हैं और वो जानते हैं कि अगर ये हालात ठीक करने हैं तो पश्चिम से फंड लाने पड़ेंगे। उनकी बायोग्राफी के अनुसार ही वांटेड समहाउ ही केम टू नो अबाउट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। वहाँ पर उनको कन्विंस किया जाता है यू शुड रिप्रेजेंट, बट पैसे नहीं हैं। फिर एक राजा ऑफ खेतरी हैं, उनसे उनको फंड मिलता है एंड फाइनली ही वॉज टू गो टू वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने वो पहुंचते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स विच वॉज हेल्ड इन शिकागो। क्यों हो रही थी, सॉरी दिस इज 1893 क्यों हो रही थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स? बिकॉज अमेरिका वॉज सेलिब्रेटिंग 400 years of its discovery by Columbus। ये एक छोटी सी बात है, नहीं किताबों में लिखी रहती। अमेरिका में बहुत सारे आयोजन हो रहे थे। अमेरिका 1492 में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका में 400 साल हो गए थे उसकी डिस्कवरी के, तो बहुत सारे साइंस में तरक्की जो की अमेरिका ने उसके भी आयोजन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के आयोजन हो रहे हैं। वहीं रिलीजन के तौर पे भी एक छोटा सा आयोजन था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। तो विवेकानंद फाइनली वेंट ओवर देयर। बहुत लिमिटेड फंड के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये डिले हो जाती है। वहाँ उनके फंड डिप्लीट होने लगते हैं, कम पड़ने लगते हैं। अगेन समहाउ ही वॉज उनको फंड मिलते हैं और वो वहाँ स्टे ऑन करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनको दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आपको परमिशन नहीं होगी। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं कि मुझको रिप्रेजेंट करने के लिए संस्था का लेटर चाहिए, क्या आप मुझे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी वही है जिसकी एनी बेसेंट मेंबर हैं और आगे चल के भारत में चलाएंगी बड़े स्तर पे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी रेडी तो है, बट वो विवेकानंद को उसका मेंबर बनना पड़ेगा, वो स्वीकार नहीं करते हैं। बट समहाउ विद द हेल्प ऑफ सम पीपल ही गॉट एंट्री इनटू द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ, उनका नंबर आने को है, बट वो बोलने में काफ़ी घबरा रहे हैं। बट अल्टीमेटली नंबर उनका आता ही है और फिर वो एड्रेस करते हैं अमेरिकन्स को, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये पहले उनके शब्द थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। एज पर इज बायोग्राफी 7000 पीपल स्टूड फॉर 2 minutes क्लैपिंग अनसेसेंटली। लगभग 2 मिनट तक तालियां बजती रही। क्यों बजती रही? अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ओरेशन तो अपना दिया ही नहीं है, संबोधन तो किया ही नहीं है, इसलिए बोला गया। वो जो भौतिक समाज था, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड था अमेरिका का, जहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस में उतनी इंटीमेसी, गहराई और सेंसिटिविटी नहीं हुआ करती थी, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करके बोलेगा, उससे वो ये कहा गया कि बहुत मूव हुए, बहुत इन्फ्लुएंस हुए एंड दे केप्ट ऑन एंजॉइंग दोज वर्ड्स फॉर 2 minutes एट ए स्ट्रेच। उसके बाद फिर विवेकानंद ने अपना एड्रेस शुरू किया है एंड ही स्पोक अबाउट वेदांत। वेदांत के बारे में बोलना शुरू करते हैं। बताते हैं कि एक यंग नेशन के सामने दुनिया के ओल्डेस्ट रिलीजन का एक नुमाइंदा खड़ा हुआ है और धर्म के बारे में बता रहा है। और बताते हैं वो जो उपनिषदों की वेदांतिक फिलॉसफी है जिसमें नॉन डुअलिज्म हुआ करता है, मतलब द क्रिएटर एंड द क्रिएटेड आर वन एंड द सेम थिंग। आत्मा परमात्मा एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। वो इस गहराई को दुनिया को बताते हैं अपने एड्रेस के द्वारा। तो बहुत उनका बहुत इम्फेटिक एड्रेस रहता है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। उसके बाद अमेरिका में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लगभग 4 साल 1897 तक ही रिमेंड ओवर देयर और वहाँ पर बहुत सारी
संस्थाएं बनाते हैं। न्यूयॉर्क में बनाते हैं वेदांत सोसाइटी। अपने थॉट को आगे ले जाने के लिए एक वेदांत सोसाइटी बनाते हैं। वहाँ के अखबार लिखते हैं कि वो देश जहाँ इस तरीके के लोग हुआ करते हैं, जहाँ की अध्यात्म इतना गहरा है, ऐसे देश में अगर हम कन्वर्जन के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए मिशनरीज़ को भेजते हैं तो ये बेवकूफ़ी है, फ्यूटाइल है। ऐसे देश में मिशनरीज़ को भेजना बिल्कुल यूज़लेस है। ऐसा वहाँ के अखबार ने, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद के फिर वो 4 साल वहाँ रहते हैं और इस विचार को फैलाना शुरू करते हैं। ये कहा गया कि वो कहते हैं बुद्धिज़्म ईस्ट में गया, आई हैव टेकन हिंदुज़्म टू द वेस्ट, मैं पश्चिम में हिंदुज़्म लाया हूँ। और हिंदुज़्म का रियल पिक्चर, उसकी जो गहराई है धर्म की, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले वो पहले बड़े व्यक्ति हैं। क्योंकि जो कुछ भारत के बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में विदेश में पहुँचा, पश्चिम में पहुँचा, वो अंग्रेज़ों के द्वारा किताबों से पहुँचा है, उनके इंटरप्रिटेशन से पहुँचा है, जो हमेशा भारत के लिए सही नहीं होता था, डिस्टॉर्टेड होता था। वहाँ वो कई लोगों से मिलते भी हैं। मैक्स म्यूलर, जिसने आर्य धर्म पे काफ़ी खोज की है, आर्यन सिस्टम पे खोज की है, भारत की किताबें पढ़ी हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन के जो जॉन रॉकफेलर है, उससे मुलाकात होती है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोगों से वहाँ मुलाकात भी होती है। एंड ही कुड इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ देम टू चेंज देयर वेज। रॉकफेलर से कहते हैं आपके पास इतनी वेल्थ है, क्यों नहीं वेल्थ आप ये दुनिया को चेंज करने में लगाते हैं। रॉकफेलर गुस्सा होकर चला जाता है, बताया गया, बाद में आता है और वो अपने पेपर पे लिख के लाता है कि जो आपने कहा था वही मैं करना चाहता हूँ। फिर रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक संस्था बनेगी जो सोशल वर्क करेगी। तो ये छोटे छोटे उनके बारे में किस्से हुआ करते हैं। 4 साल बाद वो वापस आते हैं और फाउंड करते हैं रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ बनता है और एक रामकृष्ण मिशन शुरू करते हैं। क्यों शुरू किया था? टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के लिए वो शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज वॉट? इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, स्वयं सेवियों का ये एक ग्रुप है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। वाई ही डिसाइडेड टू डू इट? क्यों वो ऐसा करना चाहते थे? क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा इज माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। मानव की सेवा करेंगे तो माधव सेवा होगी, नर सेवा नारायण सेवा होगी। विवेकानंद कहते हैं कि रिलीजियस मैसेज, रिलीजन उनको सिखाना ज़रूरी नहीं है, उनको नहीं सिखाया जा सकता। जो भूखे हैं, जो परेशान हैं, जो भूखा है, ही शुड नॉट बी टॉट रिलीजन। ही वॉज द पर्सन हु चेंज्ड हिज रिलीजियस मैसेज। उन्होंने अपने जो धर्म को इस तरीके से मोल्ड किया है टू सूट द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो धर्म की बातें हैं उसको उन्होंने इस तरीके से पेश किया है ताकि सोसाइटी में बड़ा बदलाव आ सके। वो कहा करते हैं सारी नॉलेज बेकार है, सोशल एक्शन चाहिए। नॉलेज अनअकम्पनीड बाई एक्चुअल, यू कैन से रियल एक्शन इन दिस वर्ल्ड इज़ यूजलेस। आपके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान सही कार्य में परिवर्तित नहीं हो रहा है, ऐसे ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है। इस ज्ञान का लाभ, इस ज्ञान का यूज़ दुनिया को चेंज करने में लगाइए, वरना ये सारा ज्ञान बेकार है। तो वो अपने मास्टर के इस थॉट पे कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा के तौर पे शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन, जो पूरी दुनिया, पूरे भारत में फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री एजुकेशन, ऑर्फनेजेस, फेमिन रिलीफ। आपको याद होगा 1890s में बहुत सारे अकाल आए थे, तो अकाल में फेमिन रिलीफ प्रोग्राम चल रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है। वो कहते थे एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी बदलाव लाना है उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ही ऑल्सो यूज टू स्ट्रेस द यू कैन से रिफॉर्म्स अमंग वीमेन। वो कहते हैं 500 लोग अगर रिफॉर्म करते रहेंगे, 500 men are doing reform, it means it will take 50 years to reform the society. But अगर 50 women are brought into, अगर 500 मैन की जगह 50 महिलाएं आ जाएंगी तो जो काम 50 वर्षों में होगा वो कुछ वर्षों में हो जाएगा। He knew the utility of
improving the conditions of women in the society for all round development. He condemned caste system, जो caste system है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करते हैं. His emphasis was on रिचुअल सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट हुआ करते हैं. ही कंडेम्ड, बिल्कुल उन्होंने इसके अगेंस्ट, ये हमको स्टैग्नेट करता है, रोकता है. सुपरस्टिशंस हमारे थॉट की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए ये जो कर्म कांडीय धर्म है इससे बचना होगा. ये जो अंधविश्वास है इससे बचना होगा. ये स्टैग्नेंट बनाता है, रोकता है हमको. अनटचेबिलिटी से वो काफ़ी, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के बारे में काफ़ी बाद में काम किया. उससे पहले सुभाष चंद्र बोस काम कर चुके हैं. उससे पहले 1870 में ज्योतिबा फूले हैड डन ए लॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. तो वो कहते थे, आई डू नॉट लाइक टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदू रिलीजन. की जो छुआछूत है, द रिलीजन ऑफ हिंदूज लाइज इन देयर किचन, वो जो प्रेवलेंट कंडीशंस उस समय हुआ करती थी उनके खिलाफ वो वेहीमेंटली बोला करते थे, ये सही नहीं है. ही वॉज शॉक्ड बाई द माइदरी एंड द सफरिंग्स ऑफ द पीपल. वो जो आगे चल के गांधी जी ने दरिद्र नारायण के कंसेप्ट पे काम किया है, उस पर काफ़ी पहले काम कर चुके थे स्वामी विवेकानंद. ही वॉज शॉक्ड बाई द, जो गरीबी है, डेस्टिट्यूशन है, चारों तरफ जो भुखमरी है, उससे काफ़ी वो मूव हुआ करते थे. यही एक वजह थी कि उन्होंने RK मिशन को एक, यू कैन से, सोशल एक्शन का ग्रुप बना डाला था. वो कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, अगर ये एलीट क्लास तक रहेंगे तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, मासेस तक रिफॉर्म्स जाने चाहिए. वो कहते थे सारी जिम्मेदारी उन एजुकेटेड क्लास की है, एलीट क्लास की है, जो पढ़े लिखे बने हैं, रिच बने हैं. क्यों बने हैं? क्योंकि गरीबों के हिस्से का पैसा, गरीबों के हिस्से का टेंशन सिर्फ कुछ लोगों पर चला गया है. इसलिए द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द एजुकेटेड फ्यू हु हैव बिकम सो बिकॉज ऑफ द एपैथी टूवर्ड्स द डेस्टिट्यूट पीपल. जो गरीबों के प्रति हम ध्यान नहीं दे पाए हैं, उनके ही वजह से तो कुछ लोग वेल्दी और अमीर और पढ़े लिखे बने हैं. इसलिए ऑल ओनर्स लाइज ऑन द एजुकेटेड पीपल टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ such people. His emphasis not on personal salvation but social service. उनका ये कहना था कि पर्सनल, व्यक्तिगत साल्वेशन पे नहीं, सोशल सर्विस पे एम्फेसिस होना चाहिए. सो ही वॉज बेसिकली मूव्ड बाय द रिलीजियस थिंग्स बट अल्टीमेटली ही बिकम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन टुवर्ड्स सोशल वर्क. ही बिलीव, जहाँ तक उनके विचारों की बात है, इवन दो ही यूज्ड टू बिलीव दैट, उन्होंने जो वेस्टर्न सुपीरियरिटी का मॉडल है, जहाँ तक धर्म की बात है, उसको निगेट कर दिया है. ही यूज्ड टू से कि जो इंडियन रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, वो डीपली स्पिरिचुअल है, उसके सामने वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म मैट नहीं स्टैंड करता है. स्टिल ही वांटेड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. सभी धर्मों की यूनिटी पे वो काम करते थे. सब ये तो जानते हैं कि विवेकानंद ने सबसे पहले जब शिकागो कॉन्फ्रेंस में बोला तो बोला कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बट ये नहीं जानते कि जो उनका आखिरी संबोधन था उसमें उन्होंने क्या कहा. जो आखिरी संबोधन था उसमें उन्होंने आशा की थी कि दुनिया के सारे धर्म एक बात कहते हैं और सब मिलकर दुनिया की परेशानियों का हल निकालेंगे. वो कहते हैं जैसे बीज होता है, वो बीज पेड़ बनता है, लेकिन वो जो पेड़ है उसमें, वो जो बीज है उसमें पानी दिया जाता है, एयर होती है, सॉइल दिया जाता है, तब जाके वो पेड़ बनता है. इसका मतलब उस पेड़ में पानी भी है, एयर भी है, सॉइल भी है, सभी है. लेकिन वो बीज ना तो सिर्फ पानी बना, ना ही सिर्फ मिट्टी बना, ना ही सिर्फ हवा बना, वो सब बना. इसी तरीके से दुनिया के सारे धर्म अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकते हैं, यट वो सब भी एक साथ भी आ सकते हैं. मतलब अपने अपने धर्म की जो बेसिक टेनेट्स हैं वो मेंटेन करिए, फिर भी सभी धर्मों में कुछ कॉमन होता है, वो कॉमन अगर फॉलो होने लगे तो दुनिया की समस्याओं का निवारण हो सकता है. वो कहते थे द मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट कैन रिड द वर्ल्ड ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स. जो पश्चिम का भौतिकवाद है और पूर्व का अध्यात्म है, इन दोनों का अगर संगम हो जाए तो दुनिया की सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है. वो ऐसा कहा करते थे. साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत बहुत स्टैग्नेट हो गया है, दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया है, और क्योंकि दुनिया से अलग कर लिया है इसलिए स्टैग्नेशन हो गया है, डिजनरेशन हो गया है. मोशन इज़ द साइन ऑफ लाइफ. अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जो डेवलपिंग थॉट है उसको इम्बाइब नहीं करेंगे तो हम रुक जाएंगे, और भारत ऐसा लगता है रुक गया है. इसी वजह से स्टैग्नेशन हो रहा है, डी जनरेशन हो रहा है.
Vivekanand did not take part in the freedom struggle, yet he influenced the youth also. He used to say weakness is the sin, weakness is sin. जितनी भी कमज़ोरी है ये पाप है, इसको हटाना होगा. One has to become strong to move forward. इसलिए चलायमान रहना बहुत ज़रूरी है. कमज़ोरी रोकती है, कमज़ोरी से हटना बहुत ज़रूरी है. फ्रीडम स्ट्रगल के समय वो हुआ करते थे. मैंने आपको बताया पहले भी, दयानंद, बंकिम और विवेकानंद दो डिड नॉट टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल डायरेक्टली, येट दे बिकम, उनकी जो टीचिंग्स और प्रीचिंग्स थी, दे बिकेम द बेसिस ऑफ मोटिवेशनल बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार है वो इनकी टीचिंग से ही बना है. और आगे चल के जितने लीडर्स हुए, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था, खासतौर से तिलक, लाल बालपाल और अरविंदो घोष, काफ़ी हद तक विवेकानंद की टीचिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करते थे. उधर उन्होंने कुछ पत्रिकाएं वगैरह भी निकलवाई हैं. उनमें दो इम्पॉर्टेंट है, प्रबुद्ध भारत एंड उद्बोधन. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. उनकी आरके मिशन से दो पत्रिकाएं निकलती थी, आज भी चला करती हैं, प्रबुद्ध भारत एंड उद्बोधन. और उद्बोधन का ही जो पंच लाइन हुआ करती है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड. जगो, चलते रहो और तब तक जब तक गंतव्य आ ना जाए, ऐसा विवेकानंद ने बोला था. तो ये दो पत्रिकाएं वो निकलवाया करते हैं, प्रबुद्ध भारत एंड उद्बोधन. सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में बोला, ही कैन राइटली बी कॉल्ड ए स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. भारतीय राष्ट्रवाद के वो इस आध्यात्मिक जनक कहे जा सकते हैं. ही कैन राइटली बी कॉल्ड स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो उनकी जो टीचिंग प्रीचिंग्स थी, उन्होंने काफ़ी मदद की भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल को. बताया गया, वो कहते थे कि आई विल नॉट लिव बियॉन्ड 40 साल के आगे मैं नहीं जाऊंगा. और 39 साल की एज में 1902 में वो ही लेफ्ट हिज बॉडी. कहा गया कि उन्होंने खुद ही अपने शरीर को त्यागा. 1902 में उनकी डेथ हो जाती है. और उनकी एक इम्पॉर्टेंट डिसाइपल हुआ करती थी, सिस्टर निवेदिता, जिनका रियल नाम था मार्गरेट नोबल. और उनका काम फिर आगे वो कैरी ऑन करती हैं सिस्टर निवेदिता. सो दिस इज all about Swami Vivekanand. Thanks a lot for watching this video. Thank you.